वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पावर की। क्या होती है नेशनल पावर? सो बेसिकली पावर एक एबिलिटी होती है दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, या फिर दूसरे को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके कोई भी एक अपनी मन भरी या मनपसंद कोई भी रिज़ल्ट ले आने की एक एबिलिटी होती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं जो पावर का एक क्राइटेरिया है उसको अगर हम वैल्यू करते हैं या उसको हम जानना चाहते हैं, तो वो यही है कि किसी कंट्री का साइज, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, या फिर जो उसकी मिलिट्री फोर्सेस हैं वो, और उसकी कहीं ना कहीं जो कंट्री की स्टेबिलिटी है, एक तरीके से जो उसकी सोसाइटी की स्टेबिलिटी है, उन सब से ही बनती है एक नेशनल पावर। तो बेसिकली जो नेशनल पावर है वो एक कैपेसिटी या एबिलिटी है किसी भी कंट्री की, जिसको यूज़ करके कोई भी कंट्री अपनी बात को किसी दूसरे देश से मनवा लेता है, या फिर किसी दूसरे देश को उसकी मन वाली करने से रोक लेता है, यानी कि दूसरे के बिहेवियर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना, ऐसे होता है। और यही होती है नेशनल पावर। अगर हम बात करें, दो बहुत ही अच्छे थिंकर्स हैं जिन्होंने बताया, स्ट्रेटजिस्ट हैं, पैडलफोर्ड और लिंकन। इन्होंने बताया कि नेशनल पावर एक कॉम्बिनेशन है किसका? पावर और कैपेसिटी का, यानी कि शक्ति और क्षमता का, जिसकी वजह से जो कोई भी देश अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, या जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो फुलफिल कर लेता है। ये होता है नेशनल पावर। हम बात करते हैं कि नेशनल पावर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो नेशनल पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी दो एलिमेंट्स हैं इसके। पहला है टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले टेंजिबल फैक्टर्स की, यानी कि जो स्टेबल फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी कैसे? अब किसी भी कंट्री की जियोग्राफी परमानेंट होती है और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि नेपोलियन ने कहा कि अगर किसी कंट्री को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी है, तो सबसे पहले वो कंट्री अपनी ज्योग्राफी, उसका साइज, उसका क्लाइमेट और डिफरेंट चीज़ें देखेगी जो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं, उसके बाद ही वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले साइज। तो साइज जो है किसी भी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि प्रीवियस यानी कि हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि अगर जितना वास्ट एरिया हो, जितना बड़ा एरिया हो, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रह सकती है, उतने रॉ मटेरियल मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो रशिया है, अभी पहले सोवियत यूनियन, वो अपने आप को बहुत सारे मिलिट्री अटैक से रोक पाया, विक्ट्री कर पाया, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके पास बहुत वास्ट एरिया था, बहुत बड़ी लैंड साइज थी, क्योंकि उसको डिफेंड करने में, अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं ना कहीं वो काउंटर अटैक करने में सक्सेसफुल रहा ईजिली। तो इस वजह से यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ऐसा करने में सक्सेसफुल रहा। इवन वहीं पे जैसे मैंने बताया अभी कि रशिया रहा, तो उसने नेपोलियन और हिटलर को इवन हरा दिया उस टाइम पे। और वहीं हम बात करें अगर इजराइल की, तो कहीं ना कहीं जो उसका छोटा साइज़ है उसको इनसिक्योरिटी फील कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत छोटी कंट्री है तो उस पर विक्ट्री पाना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जो वर्क कर सके, आर्मी नहीं है। तो इस ऐसी कंडीशन में साइज़ जो है बहुत मैटर करती है। वहीं जो ज्योग्राफी का दूसरा एलिमेंट आता है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मानसून की स्थिति कैसी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल पावर में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंडीशंस अच्छी हैं, हॉट और ड्राई वेदर है, या फिर बिल्कुल सूखा ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं किसी भी कंट्री के लिए। और वहीं लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर कोई कंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक्ड है लैंड, वाटर और एयर से, तो वो अपने आप को डेवलप करने में, अब जिसका वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके पास तीनों के तीनों वेज हैं। वहीं अगर वो कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है, उसके पास एयर नहीं है, उसके पास वाटर का वो नहीं है कि वो वाटर वेज से कुछ कर सके, तो ऐसे में उसका थोड़ा सा ट्रेड जो है अफेक्टेड हो जाता है। तो ज्योग्राफी का जो तीसरा एलिमेंट है कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है बहुत सारे और छोटे छोटे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे हाई माउंटेन्स हो गई हमारी, समुद्र हो गया, मार्शी लैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए,
ये सब कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं और कहीं ना कहीं वीक भी करते हैं कंट्री को, कि अब मार्शी लैंड है वो यूज़लेस है, डेजर्ट्स है तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार ही है, यानी कि कोई इन पर यूज़ नहीं कर सकते हम सिवाय कुछ टेस्टिंग ड्रिंक्स बना के। तो ऐसे में जो हमारा जोग्राफी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं नेशनल पावर को क्रिएट करने में। अब जो इसका दूसरा एलिमेंट आता है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर कंट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं। जिसके अंदर आता है वो पहला है फूड्स, यानी कि अगर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है फूड को लेकर के तो वो उसकी एक सबसे बड़ी ताकत है। अगर वहीं कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड को लेके तो वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कब उसको कहाँ से फूड मिलना बंद हो जाए, ग्रेन्स मिलना बंद हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लें हम तो यूके, जर्मनी, ये इनके पास हमेशा फूड की कमी रही है, यानी कि इनको हमेशा खाने की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ी हैं बाहर से। तो ऐसे में ये अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं। और वहीं अगर हम बात करें यूएस, रशिया, इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे, चाइना जैसी कंट्रीज़ पे, तो ये सेल्फ सफिशिएंट है फूड को लेकर के। और जैसा नेपोलियन जी कहते हैं कि जो सेना है वो पेट के बल चलती है, यानी आर्मी कैन नॉट मार्च एम्प्टी स्टमक। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता। तो यही वह है कि अगर फूड नहीं है तो कोई भी कंट्री आप एज अ नेशनल पावर डेवलप या क्रिएट नहीं हो सकती है। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। यानी कि सपोज करो कि अब किसी भी कंट्री में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हैं तो वो उनको यूज़ करके पर्टिकुलरली डेवलप कर सकती है टेक्नोलॉजीज़ को। अगर एग्जांपल लेते हैं यूएसए का, रशिया का, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल को लेके, क्रूड ऑयल को लेके बड़े ही सेल्फ सफिशिएंट है। और वहीं जो यूरेनियम की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है एक तरीके से किसी भी कंट्री की पावर को बढ़ाने में। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स है उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री की नेशनल पावर को स्ट्रेंथ करने में। फिर आती है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री की पावर को डिटरमाइन या बनाने में। जैसे अब बात करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है किसी कंट्री का, या जो उसके इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनका टेक्निकल स्किल कैसा है, वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसा है, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट की कार्य सीमा है या जो कार्यशैली है वो कैसी है, और कहीं ना कहीं जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेजमेंट का करने का तरीका है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक कंट्री की जो नेशनल पावर है उसको इफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्गो की, तो उसके पास जो यूरेनियम का बहुत ही बड़ा भंडार है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसे प्लांट्स नहीं हैं जो उनको यूज़ कर सके और मिलिट्री यूज़ में ला सके या फिर इंडस्ट्रियल यूज में ला सके। वहीं अगर हम बात करें ईरान की, तो उनके पास ऑयल है बट वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो इतने रिफाइनरीज इतनी कैपेसिटी की नहीं है कि वो उसको यूज़ कर सके। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यूरेनियम का जो थोड़ी सी जो यूरेनियम है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना के पास, इन्होंने इसका यूज़ करके अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया वर्ल्ड में। तो ये है एक तरीके से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, और आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हो या इंडस्ट्रियल स्किल्स हो या उनका प्रोडक्शन है वो कैसा है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, फोर्थ पॉइंट। पॉपुलेशन कैसे कि कोई भी कंट्री अगर पावरफुल होना चाहती है तो सबसे पहले उसका पार्ट आता है वो है उसकी साइज़, पॉपुलेशन का साइज़। पॉपुलेशन का साइज़ कैसे मैं बता दूं तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम जापान का। जापान के पास बहुत कम पॉपुलेशन थी बट वो यूज़फुल थी, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंट्री को भी हराने में सफल हो सकता है। जैसे चाइना को उन्होंने 1905 में उन्होंने डिफीट कर दिया था, यानी हरा दिया था। ये था उनकी पॉपुलेशन की वजह से। उनकी पॉपुलेशन जो थी छोटी थी बट यूज़फुल थी। अब वहीं हम बात कर लें किसी और कंट्री की, जिसके पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बेकार है, कुछ कर नहीं सकती, ना कोई स्किल है, ना कुछ है, ना तो वॉर के लायक हैं, ना तो फिर किसी इंडस्ट्री के लायक हैं। तो ऐसे में जो ये पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वीक करती है। तो एक यूज़फुल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पावर को स्ट्रेंथ करने में कहीं ना, क्योंकि अगर हम किसी वॉर में चले जाते हैं तो वॉर में जाने के बाद हमें लोग चाहिए होंगे वर्कशॉप के लिए या फिर बैटलफील्ड के लिए। ऐसे में जो पॉपुलेशन है जो हेल्पफुल होगी वो वही पॉपुलेशन होगी हेल्पफुल जो कुछ कर सके। जो कुछ नहीं करने वाले हैं, जो बेकार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन का जो रोल है, स्किल्ड पॉपुलेशन चाहिए। उसके बाद जो अगला आता है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैसा है इसके लिए किसी कंट्री के। तो नेपोलियन कहता है कि बस 3 चीज़ें हैं जो वॉर के टाइम पे
बड़ी ही बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, वो है मनी, मोर मनी एंड स्टिल मोर मनी, यानी कि सिर्फ पैसा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आज के टाइम पे जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो अपनी बातों को स्पेशली फोर्सफुली मना लेते हैं, भाई हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा तो हमारी बात माननी पड़ेगी, ऐसे नहीं है, ऐसे मानो। उसके बाद आता है फिर मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर कैसे, तो मिलिट्री की जो तैयारियां हैं सारी की सारी, जितने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैं या फिर जो उसकी किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मिलिट्री का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में जो मिलिट्री पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी और उनकी क्वालिटी, और कहीं ना कहीं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसका साइज कैसा है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मिलिट्री पावर बनाते हैं। अब आता है फिर टेक्नोलॉजी की बात हम कर लेते हैं, चलो। तो टेक्नोलॉजी जैसे अब हथियार बनाना, टैंक्स, गन्स बनाना, एयरक्राफ्ट्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो बैटलफील्ड में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बना सके, इन चीज़ों को बनाना टेक्नोलॉजी का काम है। जैसे हम बात करते हैं जर्मनी और जापान की, तो इन दोनों ने एलाइड फोर्सेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इनिशियल स्टेज में बहुत ही आसानी से तहस नहस कर दिया, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी थी जो इन्होंने वॉर से पहले तैयार कर रखी थी। इसी दौरान जो ब्रिटेन ने वॉर के दौरान जो अपना राडार टेक्नोलॉजी बनाई, उसने उसको बहुत ही हेल्प की और उसने अपने बहुत सारी एनिमीज़ को ऐसे ही तहस नहस कर दिया। तो अगर हम आज के ज़माने की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटी है साइबर वॉरफेयर के अंदर, जो हमारे स्पेस एसेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे किसी भी कंट्री को एक नेशनल पावर बनाने में। और इन सब का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके ही हम बना सकते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसे में फिर आता है जो अगला पॉइंट है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप कैसे, कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करती रही है नेशनल पावर को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फेडरिक द ग्रेट का, नेपोलियन का, या फिर फील्ड मार्शल शैम मोनिक्सा जी का। इन्होंने एक बहुत ही ग्रेट लीडरशिप दिखाई किसी कंट्री की साइड से। तो इनकी लीडरशिप की वजह से ये आज ये फेमस भी हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लीडरशिप की वजह से ये कंट्री ने बहुत सारी बैटल में विक्ट्री पाई है। तो लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वालिटी एंड साइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो क्वालिटी हो और क्वांटिटी हो आर्म्ड फोर्सेस की, वो भी इफ़ेक्ट करती है किसको, मोरल को, लोगों के मोरल को, जो मोरल वैल्यूज़ है उसको इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर बहुत बड़ी आर्मी है तो जो सामने हमारे एनिमीज़ खड़े हैं उनको पहले डर लग जाएगा, इनकी आर्मी तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में भी ये एक नेशनल पावर को क्रिएट करता है। ये तो थे हमारे टेंजिबल। अब आते हैं हमारे इंटेंजिबल एलिमेंट्स, यानी कि जो कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहला जो है वो क्वालिटी ऑफ सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, यानी किसी देश की सोसाइटी कैसी है और गवर्नमेंट कैसी है। अब ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी और गवर्नमेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल मोरल को। यानी कि कहीं ना कहीं अगर किसी कंट्री का जो नेशनल मोरल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हाई है, तो वो उसकी गवर्नमेंट की वजह से होता है, या वहाँ की जो सोसाइटी है उसके अंदर गवर्नमेंट के प्रति जो फेथ होती है उसकी वजह से होता है। क्योंकि गवर्नमेंट है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के मोरल की। तो अगर गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट के अंदर लोगों की फेथ अच्छी है, लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी और चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोरल है वो सबसे पहले आता है। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, या दोनों वर्ल्ड वॉर की बात कर लेते, तो जिसमें जापान का जो मोरल था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर आता है नेशनल मोरल। नेशनल मोरल एक तरीके से वो डिग्री है जो डिटरमाइन करती है कि कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट है उसको पीस और वॉर के टाइम पे लोगों का सपोर्ट कैसा है। अब लोग कंट्री में किसी भी कंडीशन में, जैसे सपोज करो कि कंट्री को चाहिए एग्रीकल्चरल नीड, तो लोग सपोर्ट कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाहिए तो लोग सपोर्ट कैसे करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में नीड है तो लोग कैसे करते हैं, या फिर डिप्लोमेटिक सर्विस में नीड है तो लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री के लोग कंट्री को सपोर्ट करने के लिए कितना रेडी हैं, उनका जो मोरल है, नेशनल मोरल है, वो कितना हाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और ये नेशनल पावर को कहीं ना कहीं बिल्ड करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी। ये क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो वो नेशनल पावर को बिल्ड करती है, और वही जो हमारा सबसे बड़ा विजिबल फेस होता है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो सबको दिखाई देती है, जो हमारे डिप्लोमेसी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो सबको दिखाई देते हैं।
तो ऐसे में जो हमारी डिप्लोमेसी है वो मिलिट्री पावर को सपोर्ट करती है, और वहीं जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, हाँ ये ऐसे है। और जो डिप्लोमेसी है एक कंपोनेंट है नेशनल पावर का, ऐसा हेंस मॉर्गनथाउ ने पहले भी कहा था, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और अभी देखो मैं आगे बताता हूँ कि डिप्लोमेसी वन माइट से इज़ द ब्रेन ऑफ नेशनल पावर एज नेशनल मोरल इज इट्स सोल। मीन्स क्या हुआ कि जो डिप्लोमेसी है वो एक तरीके से कोई कह सकता है कि वो नेशनल पावर का ब्रेन है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल मोरल है वो इसकी सोल है, आत्मा है, ऐसा हेंस मॉर्गनथाउ ने कहा। फिर आता है पॉइंट द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये क्या है द पॉलिटिकल लीडरशिप? यानी कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कंट्री का कोई भी पॉलिटिकल लीडर से आती है। यानी कि जैसे अगर हम आज करंट सिचुएशन की बात करें तो जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंदर जो ये कैपेबिलिटी है पॉलिटिकल लीडरशिप की वो बहुत ही शानदार है। तो ऐसे में कंट्री जो है वो कैपेबल हो सकती है। अब वहीं अगर हमारे लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वही ना हो अच्छी, तो कहीं ना कहीं जो हम रिप्रेजेंट करने जाएगा हमें वो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। कैसे? अब जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो अमेरिकन, इंडियन और चाइनीज़ जो लोग थे, इनके पास एक बहुत ही लाइक इनकी जो सिविलाइजेशन है उनके अंदर ग्रेट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है इन कंट्रीज़ के जो डेवलपमेंट है उनको इफेक्ट करता है। तो ऐसे जो रोल है सिविलाइजेशन का, इसमें ये रोल है। और ये जो मैंने आपको बताया सारे के सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट्स नेशनल पावर के, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यही हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल पावर को क्रिएट करने में। अगर हम बात करें अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए कि क्या होता है नेशनल पावर, ये क्या कैसे है, तो ये सिंपल और इन वेग टर्म में बताता हूँ बिल्कुल सीधा कि नेशनल पावर वो एक पावर है जिसकी हेल्प लेकर के कोई भी कंट्री अपने अपोनेंट को या किसी दूसरी कंट्री को अपनी कोई भी बात मनवा लेती है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिसोर्सेज हैं जो एक कंट्री के अंदर लाई करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। ऐसे में चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, लीडरशिप हो, डिप्लोमेसी हो, या फिर लोगों का सपोर्ट हो पीस टाइम में और वॉर टाइम में, यही है नेशनल पावर। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा क्लियरली। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।